नमस्कार, स्वागत है आपका नेचर कनेक्शन के इस खास एपिसोड में। मैं हूं मोहम्मद फातेह टीपू। आज हम बात करेंगे समुद्री कछुओं की, जो इस धरती के शायद सबसे पुराने जीव में से एक हैं। ऐसा माना जाता है कि ये करीब 150 मिलियन सालों से पृथ्वी पर मौजूद हैं। इतने लंबे वक्त में इस प्रजाति ने धरती पर हुए कितने ही उथल पुथल देखे, पर अपने वजूद को बनाए रखा। लेकिन हमारे ज़रिए पैदा की गई ग्लोबल वार्मिंग ने अब इस प्रजाति के वजूद पर संकट खड़ा कर दिया है। लगातार हो रही रिसर्च में ये सामने आया है कि समुद्री कछुए यानी मरीन टर्टल्स में मेल फीमेल रेशियो बिगड़ गया है। तापमान बढ़ने की वजह से इनमें मादाएं ज़्यादा पैदा हो रही हैं। ऑस्ट्रेलिया के पास ग्रीन टर्टल्स पर रिसर्च कर रहे वैज्ञानिकों की माने तो साल 2100 तक 93% ग्रीन टर्टल मादा हो जाएंगे। दरअसल टर्टल्स के अंडों से मिली जुली मात्रा में नर और मादा जन्म लेते हैं। बच्चे के जन्म के लिए इन अंडों को 29.2 डिग्री तापमान चाहिए। अगर तापमान इससे ज़्यादा होता है तो सिर्फ मादाएं जन्म लेती हैं। वहीं तापमान 29.2 डिग्री से थोड़ा भी कम होता है तो नर जन्म लेते हैं। लेकिन ग्लोबल वार्मिंग के चलते समुद्री किनारों की रेत का तापमान 31 डिग्री के ऊपर चला गया है, जिस वजह से केवल मादाएं ही जन्म ले रही हैं। आज इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दो खास मेहमान, चंद्रभूषण जी जो CEO हैं आई फॉरेस्ट के, और सुतानु सतपथी जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत स्टूडियो में। चर्चा की शुरुआत में सबसे पहले चंद्रभूषण जी आपसे करना चाहूँगा, क्योंकि आप लगातार जो एनवायरनमेंट से जुड़े मुद्दे रहे हैं उनसे आप जुड़े रहे हैं। जो कछुओं की एक इकोसिस्टम की अगर मैं बात करता हूँ तो किस तरह से वो मानव के लिहाज से और इकोसिस्टम के लिहाज से इसकी भूमिका को आप कैसे आंकते हैं? देखिए, मैं आपको लेके जाऊँगा कि हमारे पूर्वज कछुओं को कैसे देखते थे। जी। भारत की संस्कृति में, भारत के इतिहास में, हमारे पुराण में, वेद में किस तरह से कछुओं को महत्व दिया गया है। कछुए विष्णु के दूसरे अवतार थे। समुद्र मंथन में पूरे पृथ्वी का जो भार है वो कछुओं पे डाला गया है। तो हमारे जो पूर्वज थे वो कछुओं का इम्पोर्टेंस, आप समझिए कि पृथ्वी का पूरा भार कछुए के पीठ पे डालने का मतलब क्या है कि हमारे पूर्वज ये समझते थे कि ये इतने इम्पोर्टेंट हैं जी कि ये पृथ्वी का भार अपने ऊपर लेके चल रहे हैं। मैं इसी स्रोत को आगे लेके ये बताना चाहता हूँ कि जो समुद्री कछुए हैं या हमारे अपने मेनलैंड के कछुए हैं, ये इकोसिस्टम के सबसे क्रिटिकल लिंक होते हैं। जो कछुओं की जो प्रजाति है वो इकोसिस्टम के लिए उनका रहना बहुत इम्पॉर्टेंट है, नहीं तो इकोसिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। चाहे वो समुद्री घास हो या एल्गी हो, एल्गी जिसको हम काई कहते हैं, उनका पॉपुलेशन हो, या कोरल रीफ हो, या जेली फिश हो। ये जो 4-5 चीज़ जो कि फूड चेन के सबसे नीचे हैं समुद्र में, वो फल फूल रहे हैं कछुए के कारण। अगर आपके पास कोरल रीफ नहीं है, सी ग्रास नहीं है, तो जो कोस्टल एरिया है वो आपका इरोड होगा। कोस्टल एरिया पे जो सी स्टॉर्म हैं उनकी संख्या बढ़ेगी, बाढ़ आएगा, ये सब कुछ होगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे पूर्वज भी समझते थे कछुओं का इम्पोर्टेंस, आज साइंस भी हमें बता रहा है कि ये जो स्पीसी है, चाहे वो मरीन टर्टल हो या फ्रेश वाटर टर्टल हो, ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं लाखों साल से हमारे इकोसिस्टम को मेंटेन करने के लिए। और आज के दिन में कछुओं की जो मात्रा है वो ये कहा जा रहा है कि पहले सैकड़ों करोड़ों में हुआ करता था, आज करोड़ के आसपास हो गया है। और कुछ तो ऐसे परिजाति हैं उनके स्पीसीज के जो कि अब ऑलमोस्ट एक्सटिंक्शन पे हैं, वो अब खत्म होने वाले हैं। सुतानु जी, आपने देखा कि जिस तरीके से चंद्रभूषण जी ने बताया कि किस कदर ये महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, चाहे वो माइथोलॉजी के लिहाज से हो, वैज्ञानिक के लिहाज से हो, आप इसकी भूमिका को कैसे आंकते हैं?
जी नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये सवाल के लिए। और सबसे पहले जो मैं यहाँ पर जिस चीज़ के बारे में बोलना चाहूँगा वो ये है कि हम लोग, जैसे आपका शो का जो नाम है नेचर कनेक्शन, वो हम लोग कहीं ना कहीं जो अपने आप को नेचर और वातावरण से परे देखने लग रहे हैं। इस वजह से क्या हो रहा है कि हम लोगों को लग रहा है कि हम लोग प्रकृति को बचा रहे हैं या फिर हम लोग जो है पर्यावरण की तरफ कुछ कार्य कर रहे हैं। लेकिन हमारे पूर्वज इस चीज को बहुत अच्छे से समझते थे कि हम ही हैं जो वातावरण के हिस्से हैं। वातावरण दरअसल में अगर देखा जाए तो हमारा जो खाद्य है, हमारा जो भी हम उपज लेते हैं, हम ही हैं जो पर्यावरण है। और पर्यावरण के भाषा में भले ही इस तरीके से बोला जाता है कि पर्यावरण हमारे आसपास का इलाका है, लेकिन दरअसल हम ही पर्यावरण है। और यहाँ पर जब हम सी टर्टल के बारे में देखते हैं, कल्चरली हम लोग इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझते हैं कि ये बहुत ही ज़रूरी हिस्सा है हमारे समुद्री इकोसिस्टम का। और जैसे चंद्रभूषण जी ने बहुत बढ़िया से बोला कि ये एल्जी और कोरल रीफ्स के मेंटेनेंस के जो है आगे बढ़ाते हैं। और अगर मेंटेनेंस इनका जो बिगड़ता है तो हमारा नेचुरल इकोसिस्टम, जो ओशन करेंट्स, जिन चीज़ों पर ये हमारे कछुए जिन चीज़ों पे डिपेंड करते हैं, वो चीज़ें सारी जो है डगमगाने लगती हैं। तो यहाँ पर जो सेक्स रेशियो इम्बैलेंस के बारे में आपने बोला, यहाँ पर तापमान बढ़ने के वजह से केवल सेक्स रेशियो का इम्बैलेंस ही नहीं हो रहा है। यहाँ पर क्या हो जाता है कि जो अंडे हैं उनके अंदर जो आपका भ्रूण है, जो फीटस जिसको हम कहते हैं, या जो एम्ब्रियो है, जी। वही मर जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि एक तापमान से ऊपर जाएगा तो सारी मादाएं पैदा होंगी। दिक्कत ये हो जाती है कि मर ही जाते हैं, ज्यादा पैदा ही नहीं हो पाते हैं। और तकरीबन अगर हम लोग उड़ीसा के कोस्ट में अगर हर साल फरवरी मार्च के टाइम पे अगर जो ऑलिव रिडली सी टर्टल आकर के 1 लाख अंडे हर साल देते हैं, उसमें से केवल 1000 ही जो है टर्टल उसमें से एडल्टहुड तक पहुंच पाते हैं। तो हम लोगों को लगता है कि इन्होंने इतने संख्या में जो है अंडे दिए हैं, लेकिन उसमें से रिप्रोडक्टिव सक्सेस जो है बहुत कम हो जाता है। और यहाँ पर एक और हम लोगों को अहम चीज को यहाँ पर ये समझना है कि जिस तरीके से हम लोग यदि जिम जाते हैं तो हमारे कुछ जीन एक्टिवेट होकर के हमारे मसल को बढ़ा देते हैं। यदि हम धूप में कार्य करते हैं तो फिर कुछ जीन हमारे एक्टिवेट करके हमारे रंग को जो है ज्यादा मतलब गाढ़ा कर देते हैं, काले कर देते हैं। जी जी। उसी तरीके से यहाँ पर अंडे जिस तरीके के एनवायरनमेंट में रहेंगे, उसी तरीके का जीन जो है एक्टिवेट होता है। और वहां पर से जो है सेक्स डिटर्मिनेशन होता है कि वो नर होगा या मादा होगी। तो ये सब चीजों को हमें समझना है। समझता हूँ। उसके अलावा जो जब हम सी टर्टल का जो सर्वाइवल रेट देखेंगे, तो वो वापस जब वो अपने रिप्रोडक्टिव एज पर पहुंचते हैं तो उनको वापस उसी समुद्री तट पर आना होता है जहां पर वो पैदा हुए हैं, वहीं पर वो अंडे देती हैं। तो वो जो है मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल करते हैं, वो जो है समुद्री करंट का जो है उससे अपना दिशाएं नापती हैं। उसके अलावा उनमें ये भी क्षमता होती है कि वो जो है समुद्री जो ज्योग्राफिक कैरेक्टर है, कहाँ पर पहाड़ है, कहाँ पर गहराई है, उन सब चीज़ों को भी नाप के रखते हैं। चंद्रभूषण जी, जो तो इस सुतानु जी बता रहे हैं कि तमाम जो एक टेक्निकल जी। भाषा में समझा रहे हैं कि क्या क्या इसके प्रभाव हैं। तापमान जब बढ़ता है तो टर्टल्स की जो नेस्टिंग साइट्स है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है आपके नज़रिए से? देखिए, 2-3 चीज़ समझने की ज़रूरत है। हम चर्चा यहाँ पे जलवायु परिवर्तन की है, ग्लोबल वार्मिंग की है, लेकिन सी टर्टल का, मरीन टर्टल का पे जो इम्पैक्ट है वो हमारे डेवलपमेंट, कुछ जो जिसको हम कहते हैं माल डेवलपमेंट के कारण भी हुआ है। तो बीच इरोजन जैसे हुआ है, या फिर पोर्ट, बहुत जगह पोर्ट ऐसे जगह बन गए हैं जो कि टर्टल के नेस्टिंग साइट हैं। तो बीच इरोजन हो गया, या पोर्ट हुआ, या सी लेवल राइज हो रहा है, उसके कारण भी मरीन टर्टल के रिप्रोडक्शन पे, उनके पॉपुलेशन पे इम्पैक्ट हो रहा है। तो एक हमें ये भी समझने की ज़रूरत है कि ग्लोबल वार्मिंग ही नहीं है जिसके कारण के इम्पैक्ट हो रहा है,
जिस तरह से हम अपने कोस्टल एरिया का दोहन कर रहे हैं, उसके कारण भी उन पे काफ़ी इम्पैक्ट है। अब मैं आता हूँ ग्लोबल वार्मिंग पे। आपने बड़ा क्लियरली बता दिया है कि एक तो कि नर मादा के रेशियो में, मेल फीमेल रेशियो इम्पैक्ट होता है टेम्परेचर चेंज के कारण। एक टेम्परेचर के बाद 29-30 डिग्री के बाद जो जीन जो नर और मादा बनाती है वो ट्रिगर हो जाती है। दूसरा, अगर तापमान और भी बढ़ जाता है तो उसके कारण जो फीटस लॉस है मरने का, वो भी है। तीसरा क्या है जो समझने की ज़रूरत है कि इन सभी जो एनिमल स्पीसीज हैं उनका बड़ा छोटा सा विंडो होता है रिप्रोडक्शन का। अगर फरवरी में होना है तो फरवरी में होगा। अगर आप मार्च में जाएंगे, मार्च में सपोज किया उन्होंने नेस्टिंग किया, तो उतना फूड अवेलेबल नहीं होगा टर्टल के सर्वाइवल के लिए जी। तो फूड चेन का जो है किस महीने में ये रिप्रोडक्शन हो वो भी चेंज हो रहा है। तो इन सभी चीज़ों को लेकर अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ तो ऑलिव रिडली टर्टल ओडिशा सबसे बड़ा है, लेकिन जैसे कि सतपति जी ने बताया कि उस पर अब इम्पैक्ट बड़ा क्लियरली नज़र आ रहा है कि अगर 1 लाख अंडे हर एक साल अगर टर्टल आके देती है और 1000 ही एडल्टहुड में हो रहा है, तो आपका पॉपुलेशन श्रिंक हो रहा है। अब हमें और भी इसमें रिसर्च करने की ज़रूरत है ये समझने के लिए कि इसका इम्पैक्ट कोरल रीफ पे क्या हो रहा है, हमारे समुद्री तट के कोरल रीफ पे क्या हो रहा है, समुद्री ग्रास पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, फिशरी पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। फिशरी तो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो इन सब ये सारे चीज़ जुड़े हुए हैं और इनको समझना, रिसर्च करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक सवाल ये उठता है कि चूंकि आपने कहा कि सारे चीज़ जुड़े हुए हैं, माइथोलॉजिकली भी आपने समझाया कि किस तरह से पृथ्वी का भार टॉर्टाइस पर दिया गया है। तो हम इसको अगर इंसान से जोड़ते हैं तो इंसान से अभी ये किस रूप में जुड़ा हुआ है और इसका जो क्षय हो रहा है, जैसा कि ये डेटा में है कि 2100 तक की बिल्कुल नस्ल इसकी नहीं बढ़ेगी, तो इंसान के साथ में अगर मैं आपसे पूछूं तो इसका रिश्ता कैसे आप बताएंगे और उसमें इन दोनों की जो कहीं ना कहीं जो कनेक्टिविटी है उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, सतपति जी ने बड़ा अच्छा बताया इस चीज़ को कि हम पर्यावरण के हिस्सा हैं। हमें लगता है कि हम पर्यावरण को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हमें ये समझने की ज़रूरत है कि पर्यावरण के किसी भी चेन में अगर कहीं ब्रेक होता है तो उसका इम्पैक्ट हमें होगा। हाँ, जैसे कि मैंने आपको फिशरी से बताया कि हमारी कोस्टल एरिया पे फिशिंग कम्युनिटी का जो डिपेंडेंस है वो बहुत ज़्यादा है शी फिशिंग पे, मरीन फिशरी पे। अगर टर्टल कम हो रहा है तो फूड बैलेंस, जो फूड चेन का जो इम्बैलेंस है वो होगा। उस पे किस फिश स्पीसीज पे इम्पैक्ट होगा ये बहुत क्लियर नहीं है। इनफैक्ट एक बहुत बड़ा, मैं तो ये मुद्दा भी उठाना चाहूँगा कि हमारी जो रिसर्च है, जो ओशन का जो रिसर्च एरिया है उसको बढ़ाने की ज़रूरत है। तो फिशरी पे क्या इम्पैक्ट होगा, वाटर पे क्या इम्पैक्ट होगा, सी लेवल राइज पे क्या इम्पैक्ट होगा, कोस्टल इकोसिस्टम पे क्या इम्पैक्ट होगा, ये बहुत क्लियर नहीं है, लेकिन इम्पैक्ट होगा और नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। जी सुदानु जी, सवाल है कि समुद्री कछुओं की जो आबादी है और इस पे जो बढ़ते समुद्री तापमान है, लंबे समय में कैसे प्रभाव देखते हैं इसका आप? लंबे समय में पहला चीज जो हम रेप्टाइल्स यानी कि इस तरीके के जीवों में जो हम देखते हैं, पहला चीज ये होगा कि एक तो सेक्स रेशियो में इम्बैलेंस तो आ रहा है, वो इम्बैलेंस आने की संभावना है और ऊपर से ज्यादा बड़ी दिक्कत ये होने वाली है कि उनका ओवरऑल पॉपुलेशन घट जाएगा। और जब रेप्टाइल्स में मादाओं को नर नहीं मिलते हैं मेटिंग के लिए, तो उनमें एक कैपेसिटी जनरली आज तक देखी गई है, टर्टल्स में अभी तक उतने अच्छे तरीके से रिकॉर्ड नहीं किया गया है। पार्थेनोजेनेसिस एक कॉन्सेप्ट है जहां पर कि यदि फीमेल को मेल की अवेलेबिलिटी नहीं है या फिर एनवायरमेंटल स्ट्रेसर ज्यादा हो जाते हैं, तो मादाएं जो है अपने ही क्लोन जो है अंडों में देने लगती है बिना मीटिंग के प्रोसेस के। तो इसमें क्या होता है, जेनेटिक डाइवर्सिटी गड़बड़ा जाती है। जेनेटिक डाइवर्सिटी मतलब क्या है, जैसे कि किसी भी परिवार में आप देखेंगे पांचों भाई बहन कभी एक जैसे नहीं होते हैं। इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इफेक्ट पड़ता है एवोल्यूशन पे, क्योंकि जब इन पांचों भाई बहनों को सेम तरीके का एनवायरमेंटल स्ट्रेसर दिया जाएगा तो 5 में से हो सकते हैं 3 या 4 जो होंगे वो सक्षम होंगे, एक जो है उतना सक्षम नहीं होगा। लेकिन जब क्लोन्स पैदा होने लगते हैं तो फिर सब के सब जो है या तो सक्सेसफुल हो जाएंगे या फिर सब के सब जो है खत्म हो जाएंगे। तो इसलिए
ये जेनेटिक डाइवर्सिटी का प्रॉब्लम है, ओवरऑल पॉपुलेशन डिक्लाइन का खतरा है। दूसरा सबसे बड़े खतरे इन जानवरों को जो है फिलहाल के लिए क्लाइमेट चेंज, तो फिर भी थोड़ा सा अभी मतलब बहुत उसकी गति बढ़ चुकी है, लेकिन फिर भी अभी मेन डेंजर जो टर्टल के लिए है वो फिशिंग का ही है। फिशिंग का ये है कि जब फूड सिक्योरिटी का इशू है, मैं बार बार यही बोलता हूँ कि प्रोटीन का मेन सोर्स जो है हमें समुद्रों से मिलता है, और समुद्र से जब हमें प्रोटीन लेना है तो एक्सेसिव लेवल पर ट्रॉलर भी जाते हैं, एक्सेसिव लेवल पर फिशिंग के लॉन्चेस जाते हैं, जिन वजह से जो है आपके फिशिंग के लॉन्चेस जाते हैं, नाव जाते हैं, जिस वजह से कि आपके नेट्स में बहुत ज्यादा ये टर्टल फंस जाते हैं। नेट्स में टर्टल फंसते हैं और इनका जो है मार्केट वैल्यू एज सच, लोग कितना इनको खाने में इस्तेमाल करते हैं वो थोड़ा सा फिर भी कम है, तो इसलिए वो उनकी मृत्यु जो है प्रॉपरली मतलब वो बर्बाद ही हो जाते हैं। ऊपर से एक और चीज है कि जब जाल फट जाते हैं, टूट जाते हैं, उनको भी मछुआरे जो है ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो उस वजह से जो है फिर उसमें भी टर्टल के फंसने का बहुत ज्यादा डेंजर रहता है। ये जो मछुआरों का जब तक हम लोग एक तरीके से अगेन सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस जब तक इंक्लूड नहीं करेंगे, ये दिक्कतें चलती रहेगी। दूसरा एक बहुत ही बड़ी दिक्कत जो है वो है लाइट पोल्यूशन का। लाइट पोल्यूशन में क्या होता है कि समुद्री तट पर जब जैसे ही अंडे हैच हुए, जैसे ही अंडों से टर्टल निकले, वो समुद्र के तरफ जाने के बजाय शहर के रोशनी की तरफ चलने लगते हैं। उनको जो है अट्रैक्शन जो है शहर के लाइट की तरफ होता है। तो इस तरीके के जो दो तीन इंपॉर्टेंट थ्रेट्स हैं, एक तो लाइट पोल्यूशन और दूसरा गोस्ट फिशिंग या फिर मछुआरों का, और आपके जैसे ये एल्गल ब्लूम्स हो जाते हैं या फिर ये सब दिक्कतें जो हैं, ये सब चीजें जो है हमारे समुद्री कछुओं के लिए बहुत ही खतरनाक है। सीबी जी, आपको लगता है कि जो तापमान चूंकि लगातार बढ़ रहा है, जिस पर अभी हम इस विषय पर चर्चा भी कर रहे हैं, टर्टल्स के जो भोजन के स्रोत हैं, क्या ये भी प्रभावित हो सकते हैं इससे? अब एकदम सही बोला आपने, कोरल ब्लीचिंग। देखिए, एक समुद्री तापमान बढ़ने का सबसे बड़ा इम्पैक्ट अब हम कोरल रीफ्स पे देख रहे हैं। कोरल ब्लीचिंग जो है, एक तरह से पूरा कोरल इकोसिस्टम को मर जाना, ये बड़ा क्लियरली नज़र आ रहा है। इनफैक्ट ऑस्ट्रेलियन कोस्ट पे ये एक तरह से एक महामारी के रूप में नज़र आ रहा है अब ये कोरल ब्लीचिंग कितनी तेजी से हो रहा है। अगर आपका कोरल पूरा ब्लीच हो जाता है, और जो सबसे प्रमुख कारण है उसका, वो आज के दिन में दो चीज़ है, एक तो तापमान बढ़ना, दूसरा ओशन एसिडिफिकेशन भी हो रहा है। आज के दिन में समुद्र जो है, जो हमने कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करते हैं, वो काफ़ी समुद्र में जाते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से रिएक्ट करके कार्बोनिक एसिड बनाता है। तो समुद्र में दो चीज़ हो रहे हैं जलवायु परिवर्तन के कारण, एक तो सी लेवल राइज हो रहा है, समुद्र का तापमान बढ़ रहा है, और जो पानी है वो भी एसिडिक हो रहा है। इन सभी चीज़ को अगर आप मिला के देखेंगे, जो फूड चेन पे जो इम्पैक्ट है, फूड सोर्स है इनका, कोरल ब्लीचिंग एक हो गया, एल्गी पे क्या इम्पैक्ट है, जेलीफिश पे क्या इम्पैक्ट है, इन सभी को देख के ये लगता है कि इनके जो फूड चेन का जो ब्रेकिंग है वो भी नज़र आएगा, जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी। अगर मैं इनकी माइग्रेशन पैटर्न की बात करूं, क्योंकि एक मौसम ऐसा आता है कि चाहे वो परिंदे हों, चिड़िया हो, या वो समुद्री जीव हों, इनका एक माइग्रेशन होता है। तो जो तापमान लगातार बढ़ रहा है, जिसकी वजह साफ है, तो क्या माइग्रेशन पैटर्न पर भी इसका असर पड़ सकता है? एकदम 100% माइग्रेशन पैटर्न पे पड़ेगा। इनफैक्ट कछुओं का एक बड़ा मतलब कि बहुत मछलियों में भी ये देखा गया है, रेप्टाइल्स में देखा गया है कि उनकी जो नेस्टिंग साइट है वो फिक्स्ड होती है, जहाँ पे उनका जन्म हुआ है वहीं पे आके वो नेस्टिंग करते हैं। एक बड़ा यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है एनिमल किंगडम का ये। तो अगर आपका इकोसिस्टम में चेंज आएगा, तो आज के दिन में अगर ओडिशा कोस्ट पे ऑलिव रिडली टर्टल आ रहा है, वहाँ पे वो कंडीशंस खराब अगर होते जा रहे हैं, तो दे विल फाइंड समवेयर एल्स टू गो, कहीं और जाने का उनका होगा। हाँ, वो कहीं और जाएंगे या फिर वो वहाँ से विलुप्त हो जाएंगे। ये दोनों चीज़ हो सकता है। सुतानु जी, एक सवाल उठता है कि चूंकि तापमान लगातार बढ़ रहा है, तो इससे आपको लगता है कि जो समुद्री कछुओं की बीमारियां हैं, जो मतलब जो संवेदनशीलता है बीमारियों को लेकर के, इसमें भी बढ़ोतरी हो सकती है क्या?
जी हाँ, बिल्कुल। हम लोग कंटिन्यूअसली ये देख रहे हैं कि लगातार जो है बैक्टीरियल और वायरल पॉपुलेशंस जो हैं बढ़ते तापमान के वजह से ज़्यादा पनप रही हैं। उनको मतलब कोई भी पैथोजन अगर हम देखते हैं, कोई भी माइक्रोब्स जनरली अगर तापमान 30 से 35 डिग्री के बीच में रेगुलरली रहने लगा, जहाँ पर कि तापमान पहले 25 डिग्री के आसपास ऑन एन एवरेज रहा करता था, वहाँ पे जो है इनका ग्रोथ बढ़ जाता है। तो इनके ऊपर जो है ये हेल्थ इफेक्ट भी होता है। उसके अलावा जो उनके खाने के सोर्सेज हैं, जैसे कि जो उनके पौधे जो कि वो सी ग्रास बेड पे वो फीड करते हैं या फिर एल्गल चीज़ों पे वो फीड करते हैं, उनमें भी जो है प्रोडक्टिविटी टेम्पररी टाइम के लिए बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिससे कि उनमें ओवर फीडिंग और ज़्यादा खाने के वजह से थोड़े देर के लिए वो ज़्यादा रिप्रोड्यूस करने लगते हैं, लेकिन अचानक से फिर से खाने की अवेलेबिलिटी कम होने की वजह से फिर से भारी मात्रा में उनकी जो है मृत्यु होने लगती है। तो ये जो है इस तरीके से तापमान बढ़ने के वजह से दोनों चीजें जो है पे इफेक्ट पड़ेगा, उनके हेल्थ पे भी और साथ ही साथ जो है उनके खाने के अवेलेबिलिटी पर भी। उसके अलावा एक और बड़ी दिक्कत ये हो जाती है कि तापमान बढ़ने पे ओशन करंट के जो पुराने जो लाखों करोड़ों साल से जिस तरीके से ओशन का बहाव रहा है, जिसके बलबूते पे ये लोग जहां पैदा हुए हैं वहीं पर वापस आके अंडे देते हैं, उन ओशन करंट में बदलाव आ चुके हैं। उन ओशन करंट में बदलाव आने के वजह से कहीं ना कहीं उनके नेस्टिंग साइट्स भी बदलेंगे, और नेस्टिंग साइट्स बदलने पे फिर से जो है भारी मात्रा में कछुओं की मृत्यु होगी, क्योंकि वहां पर फिर से जो है एवोल्यूशन अपना कार्य करेगा। फिर से जो है वो उनमें से चुनेगा कि कौन से जो इंडिविजुअल हैं उनमें से यहाँ नए वाले नेस्टिंग साइट में सर्वाइवल की क्षमता रखते हैं। क्षमता रखते तो इस तरीके से जो है पूरा एक तरीके से जेनेटिक शिफ्ट होगा, पूरा एक तरीके से नंबर में बदलाव आएगा, सेक्स रेशियो में बदलाव आएगा, और सबसे मतलब जो वर्स्ट केस सिनारियो जिसके बारे में हम बात करते हैं वो है विलुप्ति उनकी जो है हो सकती है। ठीक है सर। जिस तरीके से बात किया सुजानु जी ने, मैं सामाजिक और आर्थिक निहितार्थ पर आऊँगा। तो इनकी जो आबादी लगातार सीबी सर घट रही है, आपके नज़रिए से इसका सामाजिक और आर्थिक निहितार्थ क्या हो सकता है? देखिए, एक तो फिशरी इनको इम्पैक्ट कर रही है और इनके जाने के कारण फिशरी इम्पैक्ट होगा। हाँ, तो जो हमारी जो इकोनॉमी आज के दिन में मतलब कि मरीन फिशरी पे डिपेंडेंट है, जो कोस्टल कम्युनिटी है फिशरमैन, उन पे इम्पैक्ट होगा। कितना इम्पैक्ट होगा, क्या इकोनॉमिक इम्पैक्ट होगा, ये कहना मुश्किल है। हाँ, इकोनॉमिक टर्म में कोई बहुत ज़्यादा रिसर्च नहीं है इसके बारे में। इनफैक्ट मैं दोबारा इसको कहना चाहूँगा कि आज के दिन में ये कहा जाता है कि हम चांद के बारे में ज़्यादा जानते हैं अपने समुद्र के कंपैरिजन में। जी जी। हमारी जो रिसर्च जो है मरीन इकोसिस्टम पे और मरीन इकोनॉमी पे, वो उतनी नहीं है जितना कि आज के हम चांद के ऊपर हम रिसर्च कर रहे हैं। बिल्कुल। और अभी तो हम कछुओं के बारे में बात कर रहे हैं। अगर कछुओं पे इम्पैक्ट हो रहा है तो समुद्र में कितने जीव जंतु हैं, उन पे क्या इम्पैक्ट हो रहा होगा। तो ग्लोबल वार्मिंग का जो मरीन इकोसिस्टम पे जो इम्पैक्ट है वो हमें और भी स्टडी करने की ज़रूरत है, क्योंकि इंडिया का जो कोस्टल पूरा एरिया है और करोड़ों लोग, दसों करोड़ों लोग उस कोस्टल इकोसिस्टम पे डिपेंड कर रहे हैं और उसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट बहुत भारी है। तो हमें ये समझने की ज़रूरत है। दूसरा, एक्सट्रीम वेदर इवेंट हो गया आपके आज के दिन में जिस तरह से साइक्लोन आने शुरू हुए हैं, उनका भी इम्पैक्ट होगा। अगर सपोज कीजिए नेस्टिंग के समय साइक्लोन कोई आता है, मैं एक एजम्पशन दे रहा हूँ, तो क्या इम्पैक्ट होगा। तो ओवरऑल जो इम्पैक्ट है वो इकोनॉमिक होगा, सोशल इम्पैक्ट होगा। अगर लोगों के पास नौकरी, मछली मारने की अगर व्यवसाय नहीं है तो करेंगे क्या, तो सोशल इम्पैक्ट होगा। तो इन सभी चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि ग्लोबल वार्मिंग जो है हर एक सिस्टम को डिस्टर्ब करेगा हमारे, और हमें इसको बहुत सीरियसली लेने की ज़रूरत है। 30 सेकंड में लास्ट सवाल कि अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी से क्या उम्मीद कर रहे हैं इस विषय पर आप? देखिए, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी के अंदर हमने बहुत प्रॉमिस किया, सभी देशों ने प्रॉमिस किया है कि 30% पानी, 30% जमीन को हम मनुष्य से सुरक्षित रखेंगे।
देखिए अब हम उस कंडीशन पे आ गए हैं कि अब हमें अग्रीमेंट करना पड़ रहा है कि कितनी पानी, कितना समुद्र, कितना ज़मीन में हम मनुष्य को अलाउ नहीं करेंगे, ह्यूमन बींग्स के इंटरफेरेंस को अलाउ नहीं करेंगे। तो पिछला जो अग्रीमेंट रहा है कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी का कि वी विल सेव 1/3 ऑफ ओशन, 1/3 ऑफ लैंड, 1/3 ऑफ वाटर बॉडी फॉर अदर स्पीसीज, ये इंटरनेशनल लेवल पे अग्रीमेंट हो चुकी है। हर एक देशों को इंप्लीमेंट करने का ज़रूरत है। जहाँ तक टर्टल की बात है, मेरे अंदाज से जो जैसे कि ऑलिव रिडली टर्टल हैं, हमें जो देश इनके साथ हैं, जो टर्टल जहाँ जाते हैं, कोई अग्रीमेंट करने की ज़रूरत होगी, तभी ये परिजाति जो स्पीशी है वो बच सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सीवी सर, आपका, सुतानु जी आपका। आप दोनों लोगों ने अपने अनुभव साझा किए और अपना एक तरीके से मार्गदर्शन दिया। फिलहाल ग्लोबल वार्मिंग के असर से पूरी दुनिया प्रभावित हो रही है। मरीन टर्टल्स तो बस एक शुरुआत है। यदि समय रहते इस समस्या से नहीं निपटा गया तो वो दिन दूर नहीं जब इंसान का अपना वजूद ही खतरे में पड़ जाएगा। फिलहाल इस खास एपिसोड में इतना ही। मुझे दीजिए मेरी पूरी टीम के साथ इजाज़त। देखते रहिए सनसेट टीवी। नमस्कार। सनसेट टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।